देखिए बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर का रिवाइज करते हैं और मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूले आने से सब तुम्हारे पता होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सब चीज़ें आती होंगी आपको, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज नोट करते रहें साथ साथ। पहला एग्जाम्पल है, विनय सेज टू मी, BINAY, विनय says to me, inverted commas, I am your friend, I am your friend। बताइए ये ग्रामर का कौन सा पार्ट है? नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह देते हैं, है ना। ये डायरेक्ट है और इसे क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो जिसे आता है पहले वो बना ले अपना, जिसे नहीं आता उसकी हम हेल्प करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। नाम बताओ। नंबर 1 होता है असर्टिव, जिसे नहीं भी आता ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता ध्यान से सुनते रहो। नंबर 1 होता है असर्टिव, नंबर 2 होता है इंटेरोगेटिव, नंबर 3 होता है इंपेरेटिव, नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 होता है ऑप्टेटिव, ठीक है। दोबारा बोलो। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। ये 5 होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कह देते हैं। अब सबसे पहले हमें पता करना होगा इन 5 में से कौन सा है, बताइए। असर्टिव। तो हर एक की पहचान होती है। क्या पहचान है असर्टिव की? बता रहे हो असर्टिव है, लेकिन पहचान नहीं पता। कैसे पता चला है असर्टिव है? ये आपने असर्टिव कहा है, असर्टिव ही है। कैसे पता चला कि असर्टिव है? अच्छा, ये नहीं पता चला कि कैसे चल गया ना। चल, असर्टिव की जो पहचान होती है वो ये होती है, ये जो पहला वर्ड होगा ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है ये, तो या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आप देखते कह सकते हो कि ये क्या है? असर्टिव। असर्टिव के और भी नाम होते हैं, स्टेटमेंट भी कह देते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में क्या लिखा आता है? असर्टिव। अब ये नाउन है प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सनल प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ 3 कॉलम थे। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। ये कौन सा है? सब्जेक्टिव है ना। और सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव। तो सब्जेक्टिव कह लो या नॉमिनेटिव। तो इस समय पहचान हो गई ये क्या है? असर्टिव। अब जब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो विनय, जिसने लिख लिया अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, बाकी फिर मैं चेक कर लेना। ये जो सेज टू है ये बदल जाएगा टेल्स में, टेल्स मी। अगर से टू होता तो टेल में बदलता, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में बदलता, सेज है तो टेल्स में बदलता, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, जब ये हटते हैं तो एक शब्द आता है, उस शब्द को कहते हैं कनेक्टिव। उस शब्द को कहते हैं तो असर्टिव में जो कनेक्टिव आता है वो आता है डेट। ये कोमे हट जाएंगे और क्या आ जाएगा? डेट। अभी जो आई है, ये जो प्रोनाउन है, ये चेंज होते हैं। जब मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए थे तो आपको बताया भी होगा कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो तो चेंज होते हैं सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन जो होते हैं वो चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते। क्या कहा मैंने? फर्स्ट पर्सन तो चेंज होते हैं सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अब ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तुम्हें कैसे पता चला कि फर्स्ट पर्सन है? बोलो कुछ, मैंने याद कर रखा था, कुछ तो बोलोगे। कैसे पता चला फर्स्ट पर्सन है? याद कर रखा है, लेकिन आपको बताया क्या जाता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बातचीत शुरू करता है, और आई यानी कि मैं हमेशा बातचीत शुरू करेगा। फर्स्ट पर्सन वो इसलिए तो है
है। तो फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट ये होता है और ऑब्जेक्ट ये होता है। तो आई को जब हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो बिना से चेंज करेंगे। तो बिना मुझे एक साउंड हो रहा है कि किसी मेल का नाम है, पुरुष का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो मैं लिख दूंगा ही। क्या लिख दूंगा? ही। कोई गर्ल होती तो शी लिख देता है, ठीक। उसके बाद ये एम है तो यहाँ आ जाएगा इज, ही इज। उसके बाद ये योर है। अब योर फिर चेंज होगा, जितने भी प्रोनाउन है सब चेंज होते हैं। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। क्यों है? क्योंकि यू वो होता है जो बात सुनता है। जो यू की लाइन होती है वो कौन सी? यू, यू, योर, योर्स, ये होते हैं ना लाइन। तो ये सारे के सारे सेकंड पर्सन हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया सेकंड पर्सन किससे चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मुझे योर को मी से चेंज करना है, तो क्या लिखूंगा? माई। जब मैं योर को मी से बदलूंगा तो माई हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ किसी को एक समस्या होगी और वो आपने अपने कॉपी में लिखी भी होगी, फिर वो काट के अब सही कर ली होगी, ऐसा भी होगा। वो है इज, है ना। तो यहाँ पे जब हम डैट से इंडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट का हमेशा पास बनाते हैं। ये किया है, देखो ये अगर सुना हुआ देखा हुआ, कैन का क्या हो जाता है? कुड। शैल का क्या हो जाता है? शुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चली जाती है सेकंड फॉर्म में। तो प्रेजेंट का पास्ट तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनाया। यहाँ तो जो एम है वो किस में आता है? प्रेजेंट में। और इस किस में आता है? प्रेजेंट में। यहाँ तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहने दिया, क्यों? इसकी वजह से, सेज टू की वजह से। ऐसा क्यों होता है देख लीजिए। अगर किसी डाट में से आ जाए, सेज आ जाए, विल से आ जाए, या हैज सेड आ जाए, तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। इन चारों के साथ ही क्यों? से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट है। सेज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे, ये भी प्रेजेंट है। विल से फ्यूचर है, कह सकते हैं। और हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंट का टच आ रहा है या फ्यूचर का टच आ रहा है, इसलिए हम इनके साथ टेंस को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ आवाज नहीं हुआ, ठीक। तो ये आपका बन गया है पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल जो मैंने दिया आपको। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? नेक्स्ट है he said to me, he said to me, inverted commas, could you do me a favor, please? Could you do me a favor? F-A-V-O-U-R, favor please. ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो अभी मैंने 5 नाम लिए थे, उनमें से बताइए कौन सा है। आप सोच लीजिए। हाँ जी, दोबारा नाम बोलूं 5। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो बाद में क्वेश्चन मार्क होता। तो इंटेरोगेटिव तो यही पहचान है, वो मैंने नहीं लगा रखा, या लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, क्योंकि मैं गलत भी लिख देता हूँ कभी कभी। तो जब मैंने शुरू में कुड लिख रखा है, ठीक, तो कुड क्या है? मॉडल वर्ब। अगर सेंटेंस से मॉडल वर्ब बाहर निकालोगे तो क्वेश्चन ही बनेगा। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अपनी मर्जी कुछ नहीं है कि लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर बाहर हेल्पिंग वर्ब है
या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, तो वो क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, चलिए इंटरोगेटिव हो गया। अब जब हम इसका एंड्रॉइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही। इंटरोगेटिव में जो सेट टू होता है उसे किसमें चेंज कर देते हैं, आस्क में, है ना। ही आस्क मी ऐसे आ गया। अब जैसे जो पहला एग्जाम्पल था वो कौन सा था, असर्टिव था। तो असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव में तो मैंने बताया था कि जो कनेक्टिव होता है वो क्या आता है, डेट आ जाता है। और अब ये है इंटरोगेटिव, तो इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं ना। थोड़ा लिख देता हूं, ये दो तीन शब्द भूल गए। WHETHER, इफ या वेदर का मतलब है कि इनमें से कोई एक आएगा। और फिर दूसरा मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन वर्ड। तो इंटरोगेटिव जो है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, जो एक वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते और हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट जो एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल देना फटाफट, जब भी एग्जाम्पल की बात आती है बस समस्या हो जाती है। सोचोगे, पता नहीं क्या सोचोगे, कुछ याद करा था 6 महीने पहले, वो याद नहीं आता। Did you do this? डिड यू Do this? डू दिस, तो ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तो एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो। एक और देते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता हो, Why did you do this? व्हाई डिड यू डू दिस या व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। तो ये व्हाई व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड। Question word। तो इससे पता चलता है कि जो इंटरोगेटिव है दो तरह के होते हैं। तो इसलिए जो कनेक्टिव आएगा वो भी दो तरह का आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक लगा लो। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड खुद ही बन जाएगा कनेक्टिव। ठीक है, खैर अब ये कोड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। तो कनेक्टिव या तो इफ लगा लो या वेदर लगा लो, मैंने इफ लगा लिया। ठीक, उसके बाद अब सेंटेंस को सीधा करना पड़ता है। सीधे से मतलब जब आप डैट से इनडैट बनाओगे तो रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, चीजों को समझे रहे हैं, चीजों को रटे नहीं करते। क्वेश्चन जो होगा वो तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन जब आप जवाब दोगे तो जवाब कभी इंटरोगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जवाब तो हमेशा स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट हमेशा किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट। इसलिए हमेशा वो सीधा करना पड़ता है। कुड नहीं लिख सकते आप शुरू में, शुरू में क्या लिखोगे, यू लिखो, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या है, यू है। और आपको बता रखा है सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक, चलो अब पहले यू लिखना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, Object. ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मी। मी। तो जब यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या लिखोगे, आई। आई। आई ही क्यों लिखेंगे, Sir, me का subjective I होता है. क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट है। वो इसलिए तो यूज होते हैं। आई क्या है, सब्जेक्टिव, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव, माई और माइन क्या है, पजेसिव। तो यहाँ क्या आ गया, आई आ गया, आ गया। अब नंबर आया कुड का। यू को तो मैंने लिख दिया पहले, अब कुड लिखा जाएगा। तो कुड को चेंज करके लिखूं या कुड लिखूं, क्या लिखूं, हाँ जी, चेंज होगा। कुड को कैन में चेंज कर लें, गलत बात है। तो कैन का कुड हो जाता है, कुड का भी तो कैन होना चाहिए, नहीं होता। तो फिर किसमें चेंज करो, फिर तो हो गई। प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है ना, पास्ट प्रेजेंट में थोड़ी होता। अगर यहाँ कैन होता तो आप उसे कुड कर लेते, लेकिन जब ये है कुड तो कुड ही रहेगा। फिर क्या सोच रहे हो। तो आई कुड। अब किसका नंबर आया, डू का आया, डू का। तो डू क्या है यहाँ इस सेंटेंस में, मेन वर्ब है। डू जो है पूरी इंग्लिश में दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, कैसे कैसे, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक, जैसे डू यू डैश, कंप्लीट करना कोई सेंटेंस, डू यू।
अरे बहुत भाई बात पूछ दी भाई, हैं? डू यू के आगे दो शब्द आए, कंप्लीट नहीं कर सकते। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? ठीक है, इस सेंटेंस में डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब क्या है इसमें? गेट है, नहीं है? और जो इसमें डू है ये क्या है? ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ कुड की हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो? तो मैंने तो ये सुना है कि जब डैट से डैट बनाते हैं तो जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाती है, जिसमें ये बताया था प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो डिड कर दूं, आई कुड डिड। ये प्लीज जो है इस क्वेश्चन का आ रहा है, आई कुड डिड। सही करा? नहीं करा? क्या करोगे? डू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। क्योंकि कुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। कभी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म देखोगे ही नहीं। और कुड क्या है? मॉडल। तो इस रूल ने पहले वाले रूल को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आई कुड डू, अब मी आ गया। मी फिर प्रोनाउन है, फिर चेंज होगा। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होते हैं? सब्जेक्ट कौन सा है? ही। तो जब मी को ही से चेंज करेंगे तो क्या आएगा? हिज आएगा। हिम आएगा। हिज में और हिम में क्या डिफरेंस होता है? हिम तो ऑब्जेक्टिव है, हिज पॉसेसिव। हिम ऑब्जेक्टिव होता है और हिज पॉसेसिव होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव ही तो आएगा। तो आई कुड डू हिम आ फेवर। फुल स्टॉप आ गया। अब ये रह गया प्लीज। इस प्लीज का क्या करूं? प्लीज लिख दूं बाद में? बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्लीज भी तो रह रहा है, क्या करना चाहिए? ऐसे देखते हो जैसे प्लीज खुद बताएगा कि भाई मेरा ये कर दे। समझ नहीं आ रहा प्लीज की जगह समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि प्लीज जब हटेगा एक बड़ा था, प्लीज कभी नहीं आता। प्लीज हट जाता है, उसे लिख देते हैं रेस्पेक्टफुली, और रेस्पेक्टफुली यहाँ लिखा जाएगा मी के बाद। ही आस्क मी का मतलब क्या हो गया? उसने मुझसे पूछा। प्लीज का लहजा क्या था? रिक्वेस्ट वे में पूछा। तो यहाँ पे आप लगाओगे क्या? रेस्पेक्टफुली। ही आस्क मी रेस्पेक्टफुली, और फिर यहाँ से प्लीज हट जाएगा, इस प्लीज की कोई जरूरत नहीं। तो क्या बना सेंटेंस? ही आस्क मी रेस्पेक्टफुली इफ आई कुड डू हिम अ फेवर। ठीक है, कोई दिक्कत है पूछ लेना, कोई बात समझ में ना आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क। बताना मैं क्या करवाना चाहता हूँ सेंटेंस का। अगर आप अच्छे जानकार हो इंग्लिश के तो आपको जरूरत ही नहीं कि भाई आगे लिखो कि ये करो। इसको पैसिव बनवाना। इसका पैसिव बनेगा। ये एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है एक्टिव है या पैसिव है? ये एक्टिव है। कैसे पता चला? आप ये कहोगे कि पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें डू है। डू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पैसिव बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनता। कुछ हो या ना हो, थर्ड फॉर्म तो पक्का आनी आनी। तो ये एक्टिव है। ठीक है, चलो थोड़ी सी एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। उन 12 में से
4 के पैसिव नहीं बनते। Yes, sir. कौन कौन से हैं वो? Past perfect continuous, present. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं बनेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं बनेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं बनेंगे। 3 हो गए। और उसके नहीं है बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का तो बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा। 12 टेंस में से 4 के पैसिव नहीं बनते। एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, और जो लास्ट के 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके नहीं बनते। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से जो 8 टेंस बच गए उनके पैसिव बने। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं इससे बाहर, है ना, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, अब आज तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अभी मैंने एक शब्द लिया इंपेरेटिव। अब मुझे बताएं इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, किसे कहते हैं? स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके कंपैरेटिव जी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। बुक्स वगैरह में लिखा होता है जहाँ कमांड हो, जहाँ रिक्वेस्ट हो, जहाँ एडवाइस हो, ऐसे भी कह सकते हो, या जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब जरा इसे देखो, ये इंपेरेटिव है या नहीं है? तो इसे आप क्या कह रहे हो? वर्ब कह रहे हो। और लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 ही होती है। लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 ही होती है। ठीक है, इसलिए अगर मैं इसे फर्स्ट मान के चलूं तो ये इंपेरेटिव होगी। ठीक, अब इंपेरेटिव सेंटेंस एक तो छोटा सा आसान सा होता है, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, और आसान बना दो प्लीज ओपन द डोर, है ना। चलो मैंने बोला प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे पैसे बनाओ। You are requested to open the door. यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज की जगह आ गया सारा यू आर रिक्वेस्टेड टू। कहीं अगर हम एडवाइस करते हैं तो यू आर एडवाइस टू, किसी को हम आदेश दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर टू। एक बेसिक बात हो गई। लेकिन ये सेंटेंस तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। लेट मी डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव कैसे बनाएं? चलो एक अभी इसे बाद में बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओपन द डोर, अभी तो मैंने कहा था प्लीज ओपन द डोर, तो तुमने क्या कह दिया था? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर कह दिया था। अब मैं कह रहा हूँ ओपन द डोर, बनाओ द डोर टू बी ओपन, द डोर टू बी ओपन। नहीं, Sir, let the door be opened by. लेट द डोर बी ओपन, बाई भी कोई जरूरत नहीं। जब हमें ये पता ना चल पा रहा हो कि उसमें रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर हो रहा, कंफ्यूजन है, तो सब लेट से बनाते हैं। पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर, फिर बी लिखेंगे और फिर थर्ड फॉर्म। दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या था? ओपन द डोर, पैसिव क्या बनाया मैंने? लेट द डोर बी ओपन। बाय यू अच्छी इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, लिख दोगे तो कोई अपराध नहीं, लेकिन लिखने से बचो। ठीक, अब ये मैंने बोल बोल के क्यों बताया? बोल बोल के मैंने इसलिए बताया कि भाई एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया ओपन द डोर, उसके पैसिव में लेट आया, लेकिन इसके लिए एक्टिव भी लेट है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। आप में से कोई इसका पैसिव बना सकता है तो पहले आपने नंबर बनाए। लेट दिस वर्क बी डन, बीच में फिर बात धीरे सी होगी, पूरा बोलो। लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक, तो ये जो लेट है ये तो चेंज होने का ही नहीं। अब पीछे से ऑब्जेक्ट को उठा लो, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्ब, तो लेट दिस वर्ब। ठीक है, और पैसिव वॉइस की पहचान क्या बताता हूं मैं आपको? हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब बी ले लेंगे और डू का क्या हो जाएगा? डन। लेट दिस वर्क बी डन बाय, और मी का क्या हो गया? मी। अब मी चेंज नहीं होगा क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो मी ऑब्जेक्ट है ना, मैं आई थोड़ी लिख दूंगा, इस स्थान पे सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, ऑब्जेक्ट ही तो आएगा। तो कोई शब्द चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और चेंज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन होता है। और भाषा है ना, तो रीजन में भरमार है। एक एक शब्द देखना होता है क्यों, कैसे, क्या।
जितना आप इसे देख लोगे उतना ही आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आ गया इसका लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ये इसका पैसिव बन गया। नेक्स्ट है लेट अस सिंग। लेट अस सिंग हिंदी में क्या बोलेंगे लेट अस सिंग को? काफी संकोची अवस्था में रहते हो भाई, बहुत नाप तोल के बोलने वाले हो। मुझे गाने दो। मुझे नहीं, हमें। हमें। वहाँ लेट मी नहीं है, Yes, sir. लेट अस है। भले ही आपका गाना आता हो अच्छा, लेकिन दूसरे वाले में सुन किसी और को भी आता हो। Yes. तो लेट अस सिंग, हमें गाना गाने दो, जो एग्जैक्ट बोला जाएगा। कहना लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। तो लेट अस सिंग, हमें गाना गाने दो, रोको मत, रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसका फिर पैसे बनाना है। पहले आपका नंबर, 3 शब्दों का छोटा सा सेंटेंस बोलो। Let song be sung by me. लेट सॉन्ग, पहली बात तो सॉन्ग नहीं है इसमें कहीं, सर वो अपने पास से ले लियो। तो लेट सॉन्ग बी संग by us. बाई अस हो गया। चलिए, लेकिन इसे मैं अच्छा नहीं कह सकता, इस पे ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। जो वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे उनमें इसके दर्शन ही नहीं होंगे। और बताइए दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर किसी का नहीं है, दूसरा नंबर है मेरा। ठीक, देखिए आपको ये बता रखा है, भूल गए होगे कि जब ये लेटेस्ट आता है मोस्टली इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक तो प्रपोज्ड और एक सजेस्टेड। मोस्टली देखोगे आप, प्रपोज्ड में और सजेस्टेड में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हो तो सजेस्टेड, प्रपोज का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव करना, चलो भाई मूवी देखने चले, तो क्या हुआ है? प्रपोज किया गया। ठीक है, ये अंतर होता है। तो अब मैं जब इसका पैसे बनाऊंगा, शब्दों की कमी है, 3 शब्द सारे है ना, और ये बनेगा कैसे देखिए। ये इसका पैसिव है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। ठीक है, अब ये ग्रामर से ऐसे बनेगा, क्यों बना है ये, अब इसी बात करते हैं। जैसे ही लेटेस्ट दिखाई दे, मैंने अभी कहा आपको 2 शब्द याद रहने चाहिए, प्रपोज, और जैसे आपको सजेशन का हैंड मिलेगा, पैसे को बनाना है, तो पैसे की पहचान भी मैंने क्या बताई थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही थर्ड फॉर्म, ये पैसे यहाँ बना है। ठीक है, पता कैसे चला? सिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट की बात होगी। तो इट क्या है? सिंगुलर, इज लगाया थर्ड फॉर्म, ऐसे ही बन गया। लेकिन ये तो इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि मेन एक्शन तो भी आया ही नहीं। तो फिर डायरेक्ट लगाया, दूसरे सेंटेंस को शुरू करने के लिए कनेक्टिव लगाया, और यहाँ अस्था तो क्या आ गया? अगर यहाँ मी होता तो यहाँ आई आ जाता, यहाँ हिम होता तो ही आ जाता, यहाँ हर होता तो शी आ जाता, यहाँ देन होता तो दे आ जाता। ठीक है, तो वी शुड अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और फिर मॉडल है, अभी मैंने कहा था मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी शुड सिंग। ये पैसिव पहले बन गया, इट इज सजेस्टेड, वहां पे बन गया। नेक्स्ट है हिज बिहेवियर शॉक मी। ये एक्टिव है पैसिव है? ये एक्टिव है।
कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। कैसे पता चला? वर्ब की चलो जी पास्ट इंडेफिनिट हमने पता कर लिया। पैसिव बनाकर अपनी कॉपी में लिख लो, गलत सही बाद में देखा जाएगा। चलो जी बताइए क्या लिखवाना चाहते हो, बोलो। I was shocked at his behavior. I was shocked. I was shocked at his behavior. ये किसी और कोई और लिखवाना चाहता है कुछ? इसी से इम्प्रेस हो गए सारे, अपने भूल गए सब, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सामने वाला कुछ अलग सा दिख जाए तो जो अपनी विशेषता है वो हम भूल जाते हैं। हमने भी कुछ लिखा होगा ना अपना, लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि यही सही होगा, है ना। हम धराशायी हो गए। कुछ तो लिखा होगा तुमने भी, क्या लिखा था? सर एट की जगह बाय लगा। तो बोलो ना उसे, अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए और तब मुझे छोड़ना चाहिए जब पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ये गलत था, है ना। अड़े रहना चाहिए। तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर या आई वॉज शॉक्ड बाय हिज बिहेवियर। लड़ाई तो खैर इन दोनों की हो गई है। खैर यहाँ से देखते हैं इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ये है हिज बिहेवियर, ये हो गई मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा तीन छोटा सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाते हैं तो मी का क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव बनाते हैं वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आई के साथ क्या है? वाज, है ना। इससे हमें पता चलता है कि आई क्या है? सिंगुलर। लेकिन मैं बताता रहता हूँ कि आई ग्रामर में प्लूरल होता है, लेकिन वो थोड़ा ये देखना पड़ता है हमें। जब हम हैज और हैव की बात करते हैं तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, तो देखो उसे प्लूरल माना जा रहा है। लेकिन जब हम वाज या वर्ब की बात करते हैं तो वाज लगाते हैं, तो उसे क्या माना जा रहा है? सिंगुलर। इससे पता चलता है कि आई सिंगुलर भी होता है और तो सिचुएशन देखनी पड़ती है। खैर यहाँ वाज आ गया, इसके बाद क्या आ गई? थर्ड फॉर्म, फिर हिज बिहेवियर आ गया और बाई तो है ही है। तो सही तो यही है और यह है गलत। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, बाई वाला भी एट वाला भी। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या? प्रीपोजिशन, और उसमें एक चीज पढ़ाई थी क्या? वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन सर्टेन होती है। हालांकि इसमें तो एट है, इसे तो समझाया भी था मैंने। क्या एट वहां आता है जहां चीजें टेम्परेरी होती हैं। तो कोई शौक हुआ किसी के बिहेवियर से, तो कितने दिन के लिए शौक होगा? पल भर के लिए तो शौक होगा, तो वो टेम्परेरी है ऐसे वहां, उसका टेम्परेरी सेंस बन रही है। तो जहां टेम्परेरी सेंस बनती है वहां क्या आता है? या आप ये कह सकते हैं कि शौक के बाद हमेशा एट है, जिसे मैं क्या कह देता हूँ? वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बाई से परहेज करें, हमेशा नहीं, ऐसे सेंटेंस जहां वर्ड आफ्टर प्रीपोजिशन का फेल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे मेड मी लाफ। दे मेड मी लाफ मतलब क्या है? उन्होंने मुझे हंसा दिया। ये मतलब एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। कैसे पता चला? वर्ब की सिंग फॉर्म आई। थर्ड भी तो मेड ही होती है। लेकिन थर्ड ऐसे तो नहीं आती ना सर। कैसे आती है वो? थर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। थर्ड कभी अकेले नहीं आती, थर्ड से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे क्या माने? सेकंड।
सेकंड लाइन तो फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया। खैर बनाओ पैसे अपनी कॉपी में। दे मेड मी लाफ, बताइए जी। I was laughed at आई वॉज, laughed ये बोल रहे हो ना, yes sir आई वॉज लॉफ्ड at them एट देम, ये लिखवाया इन्होंने। कोई और लिखवाना चाहता है कुछ, बोलिए। रेस्पॉन्स जल्दी दिया करें। I was made to laugh at them. आई वाज, लिख लेता हूँ पहले को। इन्होंने बताया, क्या बताया? आई वाज Made to laugh at मेड टू लाफ जी at them. एट देम। देखिए भाई, इस सेंटेंस में कहीं भी कहीं मेड नहीं है। ग्रामर ये कहती है कि जब तक जरूरत ना हो कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लगाओ मत, और कोई भी जो पहले से वर्ड है उसे छोड़ो मत। ठीक, जब तक जरूरत no ना हो किसी रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ भी लगाए थे, लेकिन एक रूल के अकॉर्डिंग लगाए थे। तो ये तो मैं सही नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें मेड ही कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन में मेड था, रेस्पॉन्स में मेड ही नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये फिर वर्ब है। ठीक है, तो ये मी का क्या हो गया? आई। फिर वही बात, आई के साथ क्या आ गया? वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद थर्ड फॉर्म मेड, तो आई वाज मेड। कौन कौन से शब्द एडजस्ट हो गए? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रह गया है और ये रह गया है। इसका नंबर तो भी है नहीं, पहला नंबर किसका है? इसका। अब ये मेड क्या था? वर्ब। लाफ क्या है? वर्ब। दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, तो बीच में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, है ना? जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बोले इंग्लिश में आई वॉन्ट टू मीट यू, तो बीच में टू क्यों आया? क्योंकि दो वर्ड एक साथ। क्योंकि वॉन्ट भी वर्ब है और मीट भी वर्ब। होता नहीं होता है, ये टू इसलिए आया। मैंने कहा ना, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड बिना रूल के नहीं आने का। फिर लाफ आ गया। अब क्या रह गया? दे, और देखा क्या करा? Them. देम। बिल्कुल सही बनाया, लेकिन बस यहीं छोड़ दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ क्यों दे? क्योंकि जो कॉमन सेंस होती है वही बात है। तो मुझे हंसाया गया, तो किसी ने तो हंसाया ही होगा, किसी बात ने, किसी इंसान ने, तो उसे लिखने की आवश्यकता होती नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, कौन से वाला? पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश, तो पैसे क्या बनेगा? इंग्लिश इज स्पोकन। बस, ये नहीं कि इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, तो बाय पीपल मत लिखो, तो भाई छोड़ दो, इंग्लिश इज स्पोकन। तो ये इसका बन गया पैसिव। आई वाज मेड टू लव। मुझे आपसे किताब मांगनी है, ठीक है? इंग्लिश में बोल के बताओ कैसे लिखो।
मतलब मेरी तरफ से आपको बोलना है। ये आपको किसी से किताब मांगनी, वो सामने खड़ा है, या मतलब आपको मुझसे किताब लेनी है, इंग्लिश में बोलना है, सेंटेंस बोलना है। कैसे? कुछ भी शब्द बोलना चाहो जो भी है। अब इंडिपेंडेंट हो आप, कोई भी शब्द एक्स्ट्रा लगा सकते हो, कम कर सकते हो, दो फालतू लगा सकते हो, क्योंकि अब तो यहाँ सेंटेंस बोल लिखने की बात हो रही है, यहाँ कोई ग्रामर के रूल की बात नहीं है। अब नंबर आपका है, बोलिए। I want to take your book. I want to take your book. I want to take your book. और कोई स्टाइल? एक स्टाइल खत्म हो गई सब। मुझे ये तो प्रॉब्लम होती है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, लेकिन जब मैं कुछ आपको सिचुएशन देता हूँ आप रेस्पॉन्स नहीं देते। एक ने लिखवा दिया तो मुझे बस हम तो इसी से सहमत हैं। बस अपने शब्द बोलो ना। आपको मुझसे किताब लेनी है, कैसे बोलोगे, कैसे कहोगे, ताकि मैं आपसे इंप्रेस हो जाऊँ, एक ही या दो किताब उठा के दे दूँ। बातों का भी तो प्रभाव होता होगा। एक ने तो ऐसा सेंटेंस बोला कि एक भी नहीं मिलेगी, और एक ने कहा कि तुम्हारी तो लाइब्रेरी तैयार है बच्चे, कुछ भी ले जाओ। तुमने तो सेंटेंस ही ऐसा बोला है। और कुछ सिखाना चाहो? नहीं, नहीं ना? हाँ बोलो। Could I take your book? Could I take Your book. your book? Question. क्वेश्चन मार्क ना? और कुछ भाई? आप भी अपने को इम्प्रूव करना चाहते हो, करो। चलिए कोई बात नहीं, इसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा कि आपको मुझसे किताब मांगनी है या लेनी है, और आपको इंग्लिश में मुझसे बोलना है। तो आपने कहा आई वॉन्ट टू टेक योर बुक। एक्चुअली होता क्या है, देखिए किसी भी सेंटेंस को किसी भी भाषा में कन्वर्जन करना मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर वो लहजा डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लहजा समझ में आ जाए आप किस लहजे में बात कर रहे हैं। वरना शब्द तो शब्द ही रह जाएंगे, बस वो लहजा दिमाग में नहीं आने का तो सामने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला कैसे रेस्पॉन्स देगा, क्यों देगा। देखो आई वॉन्ट टू टेक योर बुक, मैं तुम्हारी किताब लेना चाहती हूँ, इसे मैं चल रहा है, तुम्हारी इच्छा है दो मत दो, मैं लेना चाहती हूँ। तो मुझे सुन लगा नहीं मैं नहीं देना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गिव, तुम ही तो लेना चाहते हो, मैं लेना नहीं चाहता। खत्म बात। लहजा देखो, लहजा, जिस लहजे में आपने मुझसे कुछ कहा वही लहजा मैंने आपको वापस दे दिया, है ना। आप किसी को विश करते हो, गुड मॉर्निंग सर, तो वो क्या कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग, और जी भी लगाएगा मुझे जैसा इंसान को, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, तो लहजा जैसे होता है वो वैसे लहजे में रिस्पॉन्स आता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी का शायद यही कुछ होता है। तो ये तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मुझे लगता नहीं किताब इससे मिल जाएगा। वो एक बात है, चल जाए काम चल जाएगा। अब इसे और थोड़ा सा इंप्रेसिव करा, कुड लगाया, तो ये कुड का हम इस्तेमाल जानते हैं रिक्वेस्ट करने में होता है ना। तो कुड आई टेक योर बुक, मिलने के चांस हैं। तो शुरू में कुड दिखाई दे रहा है, कुड का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट में बोल रहे हो आप, ठीक है भाई मिल जाएगी। ठीक है, कुड आई टेक योर बुक, श्योर यू कुड, तुम ले सकते हो। ठीक, अब इसे और थोड़ा सा इंप्रेसिव करना हो, टेक भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, टेक भी आप लगा लो। वुड आई प्लीज बोरो योर बुक, तो कुड और कुड दोनों ही किसमें इस्तेमाल होते हैं, Polite request. पोलाइट रिक्वेस्ट में। मैंने प्लीज एक को लगा दी, दो दो बार प्लीज हो गया। तो वुड आई प्लीज बोरो, अच्छा बोरो का मतलब बोरो क्या होता है, उधार लेना। इस पर से ये साउंड हो रहा है अपने आप ही कि मैं बस एक आध दिन में पढ़ के वापस कर दूँ, इससे ये साउंड हो रहा है पता नहीं वापस आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा ना शब्दों का बहुत चमत्कारिक रूप होता है।
शब्द ये सब कुछ बयां कर देते हैं, कुछ और बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वुड आई प्लीज बोरो योर बुक, ऐसा होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए बताइए? इसे भी इम्प्रूव करना चाहोगे कुछ? नहीं हो गया इम्प्रूव? इस तरह से बोल सकते हो बच्चों। क्या कुछ और देख लो अभी? वुड आई प्लीज बोरो योर बुक, तो इसे इस तरह से आप बोलें। चलिए बस इस क्लास में इतना ही, बाकी फिर आगे करेंगे।